मजेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। रामपुर एक छोटा सा गांव जहां हर घर की अपनी कहानी है, लेकिन आज हम बात करेंगे रमेश की, एक मेहनती मजदूर की जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है। बारिश का मौसम आ चुका है और रमेश के घर की छत टूट चुकी है। आइए देखते हैं कि रमेश और उसका परिवार इस मुश्किल वक्त का सामना कैसे करता है। रमेश, ये देखो, छत से फिर पानी टपक रहा है। पिछली बारिश में तो सारा सामान भीग गया था। इस बार अगर मरम्मत नहीं करवाई तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ सरिता, तुम सही कहती हो। पिछली बारिश ने हमें बहुत परेशान किया था। मैं आज ही मालिक के पास जाता हूँ, शायद वो कुछ पैसे उधार दे दें। मैं अगले महीने की तनख्वाह से काट लेने को कहूँगा। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है और गोपाल की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। चिंता मत करो सरिता, मैं अभी जाता हूँ। रमेश अपने मालिक जगदीश के पास जाता है जो अपनी फैक्ट्री में व्यस्त है, लेकिन क्या जगदीश उसकी मदद करेगा? आइए देखते हैं। अरे जल्दी करो, बारिश आने वाली है। अगर ये सामान गोदाम में नहीं पहुंचा तो सारा माल खराब हो जाएगा। हमारी फैक्ट्री पहले ही घाटे में है और रिस्क नहीं ले सकता। मालिक नमस्ते। अरे रमेश, आज इतनी देर से क्यों आए? काम नहीं करना है क्या? देख नहीं रहे कितना काम बाकी है? मालिक, बात यह है कि घर में बहुत परेशानी है। बारिश शुरू हो गई है और हमारी छत टूटी हुई है। अगर मरम्मत नहीं करवाई तो सारा सामान खराब हो जाएगा। पिछली बार तो पड़ोसी के घर सामान रखा था, लेकिन इस बार उन्होंने भी मना कर दिया। मालिक, थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, मैं अगले महीने की तनख्वाह से काट लूंगा। रमेश, तुम्हें पता है मैंने कभी तुम्हारी मदद करने से मना नहीं किया, लेकिन फैक्ट्री घाटे में है, मुझे इसे बंद करना पड़ रहा है। तुम भी अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढ लो। मालिक, ये क्या कह रहे हैं? मुझे कहाँ काम मिलेगा? मैं तो बस थोड़े पैसे मांगने आया था और आपने तो मेरा रोजगार ही छीन लिया। रमेश, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट है तो मैं पैसे कहाँ से दूं? मुझे भी अपने परिवार की चिंता है। रमेश निराश होकर घर लौटता है। उसका दिल टूट चुका है और अब उसे नई चुनौतियों का सामना करना है। क्या वह अपने परिवार को बचा पाएगा? सरिता, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। उनकी फैक्ट्री भी घाटे में है और उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। ये क्या कह रहे हो? अब हम क्या करेंगे? गोपाल की तबीयत खराब हो रही है और छत भी टपक रही है। चिंता मत करो सरिता, मैं कल सुबह काम की तलाश में जाऊंगा। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रामपुर में भारी बारिश शुरू हो जाती है। रमेश का घर पानी से भरने लगता है और गोपाल की तबीयत बिगड़ने लगती है। रमेश और सरिता परेशान हैं, लेकिन रमेश हार नहीं मानता। वह काम की तलाश में बाजार जाता है। अरे ताजा मछली लो, सिर्फ 120 रुपए किलो, जल्दी आओ भाई। भैया, मछली नहीं चाहिए, बस ये बताओ कि आपके पास कोई काम है, मैं मेहनत कर लूंगा। अरे भाई, मैं तो खुद एक गरीब मछली वाला हूँ, मेरा गुजारा मुश्किल से होता है। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। कोई बात नहीं भैया। रमेश पूरा दिन बाजार में काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर वह एक चाय की दुकान पर बैठ जाता है, जहां लोग बारिश और बाढ़ की बातें कर रहे हैं। अरे, अखबार में पढ़ा, इस बार 1 महीने तक बारिश होगी। बाढ़ का खतरा भी है। अरे, अखबार वाले तो कुछ भी छाप देते हैं। पिछली बार कहा था बारिश नहीं होगी और देखो कितनी बारिश हुई थी। चिंता मत करो रमेश भाई। ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर का क्या होगा? रमेश, गोपाल की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे बुखार है, हमें जल्दी दवाई लानी होगी। सरिता, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैंने पूरा दिन काम ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ तो करो रमेश, गोपाल की हालत और बिगड़ रही है। एक काम करते हैं, मेरे बचपन के दोस्त किशन के पास चलते हैं, वो मेरी मदद जरूर करेगा। रमेश और सरिता भारी बारिश में छाता लेकर किशन के घर की ओर चल पड़ते हैं।
क्या किशन उनकी मदद करेगा या रमेश को फिर निराशा हाथ लगेगी? किशन भाई, दरवाजा खोलो। अरे रमेश, इतनी रात को इस बारिश में क्या बात है? किशन, मेरा बेटा गोपाल बहुत बीमार है। मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रमेश, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मेरे पास भी बहुत खर्चे हैं। बच्चे, घर सबका बोझ है। मैं मदद नहीं कर सकता, माफ करना। किशन, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। अरे कोई ना कोई तो मदद कर देगा, तुम चिंता मत करो। रमेश और सरिता टूटे दिल के साथ घर लौटते हैं। उनकी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, लेकिन क्या कोई चमत्कार होगा? क्या गोपाल की जान बच पाएगी? रमेश और सरिता किशन के दरवाजे से निराश लौटते हैं। उनके दिल टूट चुके हैं और गोपाल की बीमारी उन्हें और ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन रमेश हार नहीं मानता। वह अब सरपंच बंसीलाल के पास जाने का फैसला करता है। क्या सरपंच उनकी मदद करेंगे? रमेश, किशन ने तो हमें पूरी तरह से ठुकरा दिया। अब गोपाल का क्या होगा? वह घर पर तड़प रहा है। सरिता, रो मत। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। चलो सरपंच बंसीलाल जी के पास जाते हैं। वो गांव के मुखिया है, शायद वो हमारी मदद करें। मैं उन्हें गोपाल की हालत बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इतनी रात को बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। कोई और रास्ता नहीं है सरिता। गोपाल के लिए हमें ये करना ही होगा। रमेश सरपंच के घर की ओर बढ़ता है, लेकिन बारिश उसके रास्ते में रुकावट बन रही है। क्या बंसीलाल उसकी पुकार सुन पाएंगे? सरपंच जी, दरवाजा खोलिए। मैं रमेश हूँ, माधोपुर से। अरे रामपुर से। कौन है इतनी रात को? अरे रमेश, इस बारिश में क्या बात है? अंदर आओ, भीग रहे हो। सरपंच जी, मेरा बेटा गोपाल बहुत बीमार है। उसे बुखार है और मेरे पास दवाई के लिए एक भी पैसा नहीं है। मैंने दोस्तों, रिश्तेदारों से मांगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, मैं लौटा दूंगा। रमेश, तुम्हारी बात सुनकर दिल दुखी हो गया। बुरे वक्त में लोग अपना चेहरा दिखा देते हैं। दोस्त रिश्तेदार सिर्फ अच्छे दिनों में साथ देते हैं। लेकिन अफसोस, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सरकार ने अभी तक योजना के पैसे नहीं दिए और गांव के काम अपनी जेब से चला रहा हूं। मेरे ऊपर पहले से कर्ज है। ठीक है सरपंच जी, जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया तो आप क्या करेंगे? अब ईश्वर की मर्जी। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं और बोझ नहीं उठा सकता। ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। रमेश, जाओ और हिम्मत रखो। ठीक है सरपंच जी, जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया तो आप क्या करेंगे? अब ईश्वर की मर्जी। रमेश घर की ओर लौट रहा होता है। मन में हजारों विचार घूम रहे हैं। वह सोचता है कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना होती है। आज साबित हो गया कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। गोपाल का क्या होगा? सरिता कैसे संभालेगी? अचानक बाई जली की गरज और पेड़ की डाली रमेश के सिर पर गिरती है। रमेश चीखते हुए गिरता है। रमेश बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ता है। बारिश जारी है और उसकी जान खतरे में है, लेकिन क्या कोई उसकी मदद करेगा? अगले दिन एक व्यापारी हरिप्रसाद उसी रास्ते से गुजरता है। अरे ये कौन बीच सड़क पर लेटा है? हटो रास्ते से, मुझे देर हो रही है। अरे ये तो बेहोश है, हालत गंभीर लग रही है। इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। चलो मेरे घर ले चलता हूँ। हरिप्रसाद रमेश को अपने घर ले जाता है और उसकी सेवा करता है। कुछ देर बाद रमेश को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? मैं तो घर जा रहा था। गोपाल, सरिता, मुझे घर जाना है। शांत हो जाओ, तुम सड़क पर बेहोश पड़े थे, मैंने तुम्हें यहाँ लाया। अभी आराम करो, फिर घर जाना। लेकिन आपने मेरी मदद क्यों की? आप मुझे जानते भी नहीं। जीवन में सिर्फ खुद की मदद नहीं, दूसरों की भी करनी चाहिए। जब कोई परेशान हो तो फर्ज बनता है मदद करना। अब बताओ, तुम बेहोश कैसे हुए? तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। मेरा बेटा गोपाल बीमार है।
मेरे पास इलाज के पैसे नहीं, सबने मना कर दिया। सरपंच जी ने भी। घर लौटते वक्त बिजली गिरी और उसके बाद कुछ याद नहीं। तुम बड़ी मुसीबत में हो। गोपाल की हालत अब और खराब हो गई होगी। लो ये पैसे, इलाज कराओ, छत बनवाओ और बाकी से कोई काम शुरू करो। जब पैसे हो लौटा देना। आप भगवान हो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जाओ, जल्दी घर जाओ और गोपाल को डॉक्टर दिखाओ। रमेश घर लौटता है, गोपाल का इलाज करवाता है और कुछ दिनों में गोपाल ठीक हो जाता है। अब वे फल सब्जी का व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाते हैं। रमेश, ये पैसे कहाँ से आए? तुमने बताया नहीं। वो एक भले आदमी हरिप्रसाद ने दिए। वो किसी देवता से कम नहीं थे। अब हम फल सब्जी का दुकान खोलेंगे। तुम खेत में उगाओ, मैं बेचूंगा। हाँ, अच्छा विचार है। ईश्वर ने मदद की। धीरे धीरे रमेश का व्यवसाय बढ़ता है और वह गांव का अमीर व्यक्ति बन जाता है। लेकिन क्या पुराने दोस्त किशन फिर आएंगे? रमेश और सरिता ने हरिप्रसाद की मदद से न केवल गोपाल का इलाज करवाया, बल्कि एक फल सब्जी का व्यवसाय भी शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई और अब वे रामपुर के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। लेकिन क्या रमेश का दिल अभी भी पुरानी बातों को भूल पाया है? आइए देखते हैं। रमेश, देखो कितना कुछ बदल गया। गोपाल अब स्वस्थ है और हमारा घर भी मजबूत हो गया। ये सब उस भले आदमी हरिप्रसाद की वजह से हुआ। हाँ सरिता, वो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। मैं सोच रहा हूँ कि अब जब हमारे पास इतना पैसा है तो मैं उनके पैसे लौटाने जाऊं। बिल्कुल रमेश, उसने हमारे सबसे बुरे वक्त में हमारी मदद की। अब हमारा फर्ज है कि हम उसका कर्ज चुकाएं। ठीक है, मैं कल सुबह उनके घर जाऊंगा। मुझे उनका घर अच्छे से याद है। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मैं उस भले आदमी को देखना चाहता हूं। नहीं गोपाल, तुम स्कूल जाओ, मैं अकेले चला जाऊंगा। रमेश अगले दिन हरिप्रसाद के घर जाता है, लेकिन उसे वहां एक हैरान करने वाला अनुभव होता है। नमस्ते भाई, क्या ये वही घर है जहां हरिप्रसाद जी रहते थे? मुझे उनसे मिलना है। हरिप्रसाद, यहाँ ऐसा कोई नहीं रहता। मैं पिछले 30 साल से इस घर में रह रहा हूँ। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? लेकिन ये वही घर है। मैं यहीं बेहोश होने के बाद आया था। हरिप्रसाद जी ने मेरी जान बचाई थी। वो यहीं रहते थे, मुझे पूरा यकीन है। अरे फिजूल की बातें मत करो। मैंने कहा ना, यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं रहता। अब जाओ, मेरा वक्त खराब मत करो। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उस घर में कई घंटे बिताए थे। हरिप्रसाद जी कौन थे? रमेश हैरान और परेशान होकर घर लौटता है। हरिप्रसाद का गायब होना उसे रहस्यमय लगता है। क्या यह ईश्वर की कोई लीला थी? सरिता, आज कुछ अजीब हुआ। मैं हरिप्रसाद जी के घर गया, लेकिन वहां एक दूसरा आदमी मिला। उसने कहा कि वो 30 साल से वहां रहता है और कोई हरिप्रसाद वहां नहीं रहता। क्या तुम्हें यकीन है कि वही घर था? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वो घर मेरे दिमाग में गहरे बैठा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हरिप्रसाद जी कोई साधारण इंसान नहीं थे। शायद वो ईश्वर का भेजा हुआ कोई फरिश्ता थे। तुम सही कहते हो रमेश। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की वजह से हमें ऐसी मदद मिली। अब हमें और मेहनत करनी है ताकि हम दूसरों की भी बता सके। रमेश और सरिता अपने व्यवसाय को और बढ़ाते हैं। उनकी दुकान अब गांव में मशहूर हो चुकी है। लेकिन एक दिन एक पुराना दोस्त फिर उनके सामने आता है। लो भाई, ये ताजा सेब और कुछ चाहिए? नहीं रमेश भाई, बस इतना ही। तुम्हारी दुकान की सब्जियां सबसे अच्छी हैं। रमेश भाई, एक बात करनी थी। अरे किशन, कितने दिन बाद आए? बोलो क्या बात है? भाई, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। घर में एक भी पैसा नहीं है। दवाई के लिए पैसे चाहिए। तुम मेरी मदद कर सकते हो? लो किशन, ये पैसे रखो। अपनी पत्नी का इलाज करवाओ और चिंता मत करो।
जब चाहे मेरे पास आ जाना। रमेश, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब तुम मुसीबत में थे मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दो। अरे किशन, इसमें माफी की क्या बात, जो हुआ सो हुआ। अब तुम अपनी पत्नी का ख्याल रखो। रमेश का बड़ा दिल किशन को उसकी गलती का एहसास कराता है, लेकिन रमेश का मन अभी भी हरिप्रसाद के रहस्य में उलझा है। क्या वह कभी उस रहस्य को सुलझा पाएगा? रमेश, देखो कितने ग्राहक आ रहे हैं। हमारा व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। हाँ सरिता, ये सब ईश्वर की कृपा और हमारी मेहनत का फल है। मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें गांव के और गरीबों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे हरि प्रसाद जी ने हमारी मदद की, वैसे ही हमें भी दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। सरिता, मैं हरि प्रसाद जी को नहीं भूल पा रहा। वो कौन थे? क्यों उनका कोई नामो निशान नहीं मिला? रमेश, कुछ चीजें रहस्य ही रहती हैं। शायद वो ईश्वर का कोई संदेश थे। हमें उनकी मदद को याद रखना है और दूसरों की मदद करते रहना है। तुम सही कहती हो, उनकी वजह से हम यहाँ हैं। अब हमारा फर्ज है कि हम दूसरों के लिए वही करें। रमेश और सरिता का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन क्या उनका यह बदलाव स्थायी रहेगा? और क्या रामपुर में कोई नई चुनौती आएगी? समय ने रमेश की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। उसकी मेहनत और हरिप्रसाद की रहस्यमय मदद ने उसे रामपुर का सबसे सफल व्यापारी बना दिया। लेकिन रमेश का दिल अब गांव के लोगों की मदद करने की चाह रखता है। क्या वह अपने इस सपने को पूरा कर पाएगा? आइए देखते हैं। सरिता, हमारी दुकान अब पूरे जिले में मशहूर हो चुकी है। लोग दूर दूर से हमारे पास सामान खरीदने आते हैं। हाँ रमेश, ये सब तुम्हारी मेहनत और उस हरि प्रसाद जी की मदद का नतीजा है। लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे गांव के बाकी लोग भी हमारी तरह खुशहाल हो। बिल्कुल सरिता, मैं सोच रहा हूँ कि गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलें जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिले, और एक छोटा सा अस्पताल भी, ताकि कोई गोपाल की तरह बीमारी में तड़पे नहीं। ये बहुत अच्छा विचार है। हमें सरपंच जी से बात करनी चाहिए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ सरिता, सरपंच जी पुराने समय से गांव की भलाई के लिए काम करते आए हैं। उम्मीद है वो हमारे इस विचार को पसंद करेंगे और हमें जरूरी इजाजत दे देंगे। रमेश और सरिता अपने सपनों को साकार करने के लिए सरपंच बंसीलाल से मिलने जाते हैं, लेकिन क्या गांव वाले उनके इस प्रयास को स्वीकार करेंगे? नमस्ते सरपंच जी, हम आपसे एक जरूरी बात करने आए हैं। अरे रमेश और सरिता, अब तो तुम रामपुर की शान हो। बोलो, क्या बात है? सरपंच जी, जब हम मुसीबत में थे तब एक अनजान व्यक्ति ने हमारी मदद की। अब हम चाहते हैं कि गांव के गरीब बच्चों और बीमार लोगों की मदद करें। हम एक स्कूल और छोटा सा अस्पताल बनवाना चाहते हैं। इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। रमेश, तुमने मेरा दिल जीत लिया। जब तुम मुसीबत में थे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया और इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। गांव की जमीन और कुछ सरकारी फंड मैं दिलवाऊंगा। धन्यवाद सरपंच जी, ये गांव के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। रमेश, मैं तुम्हारे इस नेक इरादे से बहुत खुश हूँ। मैं कल ही सरकारी दफ्तर जाकर फंड के लिए आवेदन करूंगा और जमीन का इंतजाम भी जल्दी कर लूंगा। रमेश और बंसीलाल मिलकर स्कूल और अस्पताल की योजना बनाते हैं। जल्द ही गांव में काम शुरू हो जाता है और रमेश का नाम हर जुबान पर होता है। बेटा, जब ये स्कूल बन जाएगा तुम क्या पढ़ना चाहोगे? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि बीमार लोगों की मदद कर सकूं। बहुत अच्छा बेटा, तुम जरूर अपने सपने पूरे करोगे। हाँ बेटा, पढ़ाई में मेहनत करो। डॉक्टर बनकर तुम गांव के लोगों की सेवा करोगे और हम सब तुम पर गर्व करेंगे। स्कूल और अस्पताल बनने के बाद रामपुर पूरी तरह बदल जाता है। बच्चे पढ़ने लगते हैं और गरीबों को मुफ्त इलाज मिलने लगता है। लेकिन रमेश का मन अभी भी हरि प्रसाद के रहस्य में उलझा है। एक दिन उसे एक नया सुराग मिलता है। रमेश, तुमने गांव के लिए बहुत कुछ किया। तुम्हारी मेहनत और अच्छाई की वजह से भगवान तुम्हारा साथ दे रहे हैं। पुजारी जी, मेरी जिंदगी एक अनजान व्यक्ति ने बदली। उसका नाम हरिप्रसाद था
लेकिन अब उसका कोई अता पता नहीं। क्या आप कुछ बता सकते हैं? रमेश, कुछ लोग इस दुनिया में भगवान के दूत बनकर आते हैं। शायद हरिप्रसाद भी ऐसा ही कोई दूत था। उसने तुम्हारी मदद की और अब तुम दूसरों की मदद कर रहे हो। यही उसका असली मकसद था। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, उसे अपने कर्मों में याद रखो। आप सही कहते हैं पुजारी जी, मैं उनकी मदद को कभी नहीं भूलूंगा। और सरिता बहन, तुम भी रमेश के साथ मिलकर इस नेक काम में लगी हो। भगवान तुम दोनों को और शक्ति दे ताकि गांव और आगे बढ़े। पुजारी की बातें रमेश के मन को शांति देती हैं। वह अब हरिप्रसाद को ढूंढने की बजाय उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला करता है। रमेश, तुमने मेरी इतनी मदद की। मेरी पत्नी अब ठीक है। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊं? किशन, कर्ज की बात मत करो। तुम मेरे भाई हो। बस इतना करो कि जब कोई और मुसीबत में हो तो उसकी मदद जरूर करना। मैं वादा करता हूँ रमेश, मैं अब कभी किसी को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। रमेश, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। अब मैं भी दुकान पर ज्यादा मेहनत करूंगा और गांव की मदद में हिस्सा लूंगा। रमेश की उदारता और अच्छाई पूरे गांव में फैल जाती है। वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे रामपुर के लिए एक मिसाल बन जाता है। रामपुर के लोगों, आज हम रमेश और सरिता का सम्मान करने आए हैं। इनके प्रयासों से हमारा गांव बदल गया है। स्कूल, अस्पताल और सबसे बढ़कर एकजुटता की भावना, ये सब इनकी देन है। सरपंच जी, गांव वालों, ये सब मैंने अकेले नहीं किया। मेरी पत्नी सरिता, मेरा बेटा गोपाल और सबसे बढ़कर उस अनजान हरिप्रसाद जी की मदद के बिना ये मुमकिन नहीं था। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करता है। और हम चाहते हैं कि रामपुर का हर व्यक्ति एक दूसरे का साथ दे। यही हमारा सपना है। और मैं बड़ा होकर इस गांव को और बेहतर बनाऊंगा। हाँ गोपाल, तुम्हारी पीढ़ी इस गांव को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। हम सब मिलकर रामपुर को एक आदर्श गांव बनाएंगे। गांव वाले तालियां बजाते हैं और रामपुर में खुशी का माहौल छा जाता है। रमेश का सफर मुसीबतों से शुरू होकर समृद्धि और सम्मान तक पहुंचा। हरिप्रसाद का रहस्य भले ही अनसुलझा रहा, लेकिन उनकी अच्छाई रमेश के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। मंच पर सभी पात्र एक साथ खड़े होते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट और उत्सव की धुन बजती है। धीरे धीरे लाइट्स मंद होती हैं और मंच अंधेरा हो जाता है।